हेलो एवरीवन। देखिएगा अपने लास्ट लेक्चर में स्टेट ऑफ मैटर मतलब गैसेस स्टेट के अंदर पैरामीटर ऑफ द गैस आइडियल गैस इक्वेशन तक बात कर ली थी। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे कुछ अपन ने। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और करते रहेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड डिफ्यूजन। ये करना है 4 लेक्चर में अपन इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, और पीछे 7-8 लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं आज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन का आंशिक नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, इसके बारे में बात करते हैं। चल सबसे पहले पॉइंट पे अगर अपन बात करें, सबसे पहले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब होता क्या है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं अपन। पहले सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं आंशिक दाब क्या होता है। अगर किसी कंटेनर में एक अकेली गैस को रखा जाए, अगर किसी कंटेनर में एक अकेली गैस को रखा जाए तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करती है उसी को बोलते हैं आंशिक दाब। अगर किसी कंटेनर में कोई अकेली गैस उपस्थित हो तो जितना दाब अप्लाई करती है, जितना दाब लगाती है उसी को अपन बोलते हैं आंशिक दाब बोलते हैं। अगर किसी कंटेनर में एक अकेली गैस रखी गई हो, वो जितना दाब लगाती है उसी को अपन आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है बात। तो देखिए आंशिक दाब की अगर डेफिनेशन की बात करूं, पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब किसी पात्र में उपस्थित, किसी पात्र में उपस्थित उपस्थित अकेली गैस द्वारा, अकेली गैस द्वारा आरोपित दाब, आरोपित दाब आंशिक दाब कहलाता है। आंशिक दाब कहलाता है। तो अगर किसी कंटेनर में एक अकेली गैस को रखा जाए तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब बोलेंगे। पहली बात। सेकंड नंबर बात देखें, सेकंड नंबर बात देखें, सेकंड नंबर बात ये है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है अक्रियाकारी गैसों के, अक्रियाकारी गैसों के मिश्रण का कुल दाब जो होगा, कुल दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अक्रियाकारी गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है, अक्रियाकारी गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसें होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करे, बस इस बात का ध्यान रखें। अक्रियाकारी गैसें होती है जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, उसके मिश्रण का जो कुल दाब होता है उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसका मतलब टोटल प्रेशर पीटी जो होगा, अगर मान लो 2-3 गैस है तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी डैश 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 इस टाइप से चलेगा। ये हो जाएगा टोटल प्रेशर की बात। ठीक है, अब सुनना बात को, अब सुने बात को। अपन पी टोटल और पीए आंशिक दाब में रिलेशन लेके आते। जैसे मान लिया एक पात्र में जो है गैस ए एंड बी है, ए एंड बी है, इसका मोल मैंने मान लिया, मोलों की संख्या मान ली मैंने, इसका एन ए है और इसका एन बी, मोलों की संख्या एन ए और एन बी है। सुने बात को, आयतन, पात्र का आयतन वी है,
पात्र का आयतन V लीटर है। अब सुनना बात को ढंग से, अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V लीटर है, पात्र में गैस का आयतन, पात्र में A और B है, Na और Nb है, ठीक है। सुनना बात को, आंशिक दाब चाहिए। केस फर्स्ट, जब पात्र में गैस A हो, जब पात्र में केवल गैस A हो, केवल गैस A हो, तो दाब जो होगा वो आंशिक दाब के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? Na/V RT के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड, जब पात्र में केवल गैस B हो, तो Pb बराबर Nb/V RT। अगर ये दोनों गैस जो है वो नॉन रिएक्टिंग है, तो इसका मतलब P टोटल जो आएगा वो ये आएगा Pa प्लस Pb के बराबर। बोलिए, P टोटल जो आएगा वो Pa प्लस Pb के बराबर में आएगा। तो P टोटल हो जाएगा Na प्लस Nb अपॉन V RT हो जाएगा। ये बोलो, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब मेरे को चाहिए Pa अपॉन PT। Pa अपॉन PT चाहिए, तो ये हो जाएगा Na अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। तो उसके अकॉर्डिंग Pa अपॉन PT जो होगा वो हो जाएगा x ऑफ द A। तो Pa इज इक्वल टू हो जाएगा P टोटल इंटू x। सिमिलर वे में Pb भी हो जाएगा P टोटल इंटू XB। तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं कि गैस का आंशिक दाब उसके मोल बिन के समानुपाती होता है। गैस का आंशिक दाब उसके मोल के समानुपाती होता है, मोल बिन के। गैस का आंशिक दाब उसके मोल बिन के क्या होगा? समानुपाती होगा। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी गैस का आंशिक दाब उसके मूल बिन के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ओवरऑल डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि आंशिक दाब जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, वो अगर उस कंटेनर में वो अकेली गैस उपस्थित है तो जितना दाब आरोपित करती है, जितना दाब आरोपित करेगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? आंशिक दाब। ठीक है। सेकंड नंबर, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ ये कहता है कि अक्रियकारी गैसें, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर नॉन रिएक्टिंग नहीं होगा ना, रिएक्टिंग कर जाएगा ना, तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल चेंज होगा तो उस कंडीशन में प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो अक्रियकारी गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है उसके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अक्रियकारी गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो P टोटल Pa प्लस Pb प्लस Pc डॉट डॉट इस टाइप से आएगा। ठीक है बात। फिर मैंने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करके ये कंक्लूजन निकाला कि आंशिक दाब जो होता है वो उसके मोल बिन के समानुपाती होता है। फॉर्मूला हो जाएगा Pa बराबर P टोटल इंटू XA और Pb बराबर P टोटल इंटू XB। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, चलो अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, फिर अपन और बात करेंगे। अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने 12 ही क्वेश्चन किए थे, है ना? चलो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखें। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किसके लिए वैलिड है, वैध है? किसके मिश्रण के लिए वैलिड है? ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, आपको क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है H2 प्लस हीलियम। सेकेंड नंबर दे रखा है N2 प्लस H2। थर्ड दे रखा है अपन को CO प्लस O2।
CO2 प्लस O2, CH4 प्लस H2, SO2 प्लस O2, N2 प्लस O2, इस टाइप से दे दिया। अपन से पूछा है कहां वैलिड है कहां इनवैलिड है। सुनना बात को आराम से। अगर रिएक्शन हो गई, अगर रिएक्शन होती है नॉर्मली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या थोड़े से हाई टेम्परेचर पे, तो अपन उसे कंसीडर नहीं करेंगे। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो पहला H2 प्लस हीलियम, हीलियम इज ए इनर्ट गैस, तो कभी भी अगर हीलियम आ जाए साथ में तो इसका मतलब तो वैलिड हो गई होगा, नॉन रिएक्टिंग ही है। N2 प्लस H2 रिएक्ट कर जाएगा, N2 प्लस H2 रिएक्ट कर जाएगा, नहीं होगा। CO प्लस O2, CO का कंबशन करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा, तो यहां पे भी नहीं। यहां वैलिड है क्योंकि CO2 में हाईएस्ट मतलब कंबशन, कंप्लीट कंबशन हो चुका है। अब इसके आगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर इसके आगे कुछ पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब वैलिड है। CH4 प्लस H2 वैलिड है। SO2 प्लस O2 वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? SO2 प्लस O2 रिएक्ट करके SO3 बना लेगा। N2 प्लस O2 वैलिड है। ध्यान रखना N2 और O2 आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। N2 और O2 आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रिक्वायर्ड होता है, इसलिए N2 प्लस O2 रिएक्ट नहीं करेगा। N2 प्लस O2 रिएक्ट नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? चले आगे। ये बेसिक इसका फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम था। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए, अपन को अगर ऐसा दे दिया कि 2 मोल गैस A प्लस 4 मोल गैस B है और मेरे से पूछा कि टोटल प्रेशर 12 atm है, बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है बात। पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट करना है तो अपने पास फॉर्मूला है PA बराबर P टोटल इंटू XA। इसका मतलब मेरे को XA कैलकुलेट करना है। P टोटल कितना 12 इंटू XA, Na अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। बोलो 12 इंटू Na की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, तो 12 इंटू 2 बाई 6 इज इक्वल टू 4 atm। अगर PA 4 atm आया तो PB बराबर कितना आ जाएगा, 8 atm आ जाएगा। PB बराबर कितना आ जाएगा, 8 atm आ जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिए। अगर मेरे को ऐसा दे रखा है कि 16 ग्राम CH4 दे रखा है प्लस 8 ग्राम हीलियम दे रखा है, तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ लगेगा। हीलियम इनर्ट गैस है। इसके मिक्सचर का अगर टोटल प्रेशर अपन को दे दिया 3 atm और पूछा प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम की बात करनी है तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, टोटल 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल। इस बार मोल दे नहीं रखे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो CH4 का मतलब हो गया इसका 1 मोल हो गया। हीलियम के कितने मोल आ गए, 8 ग्राम में 2 मोल आ गए। कितने मोल आ गए, 2 मोल। ये लो, तो 3 इंटू हीलियम के मोल आ गए 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो यहां पे आ जाएगा 2 atm। ये लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 2 atm। कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, सुनना बात को। अगर आपको ऐसा दे दे कि टोटल प्रेशर जो है वो दे रखा है 360 mm ऑफ Hg, ठीक है, और आपको बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है वो 108 mm ऑफ Hg है, तो बोला कि XB की वैल्यू कितनी होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा। आपने कहा अगर XA कैलकुलेट कर लेते हो तो XB अपना आप आ जाएगा 1 माइनस XA करने पर। तो अपने अप्लाई करते हैं कि P टोटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए, सॉरी PA जो होगा वो P टोटल इंटू XA होगा। ये 108 हो गया, ये 360 हो गया, इंटू XA आ गया, तो XA बराबर 0.3 आ गया, तो XB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.7। XB बराबर कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया यहां तक बात?
चलो आगे और देखिए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। अगर अपन को ऐसा दे रखा है N2 एंड O2 के समान द्रव्यमान के मिश्रण में, समान द्रव्यमान के मिश्रण में N2 का मतलब N2 एवं O2 के आंशिक दाब का अनुपात ज्ञात करो, ये अपन को दे दिया। अपन को ये पूछा है कि N2 एवं O2 के आंशिक दाब का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सा तरीका, अपने का प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 होगा, प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू एक्स ऑफ दी O2 होगा, ये आएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दे तो प्रेशर ऑफ N2 अपॉन प्रेशर ऑफ O2 जो होगा वो होगा एक्स ऑफ दी N2 डिवाइड बाई एक्स ऑफ दी O2, ये होना चाहिए। ठीक है, अब सुनना बात को, एक्स ऑफ दी N2 और एक्स ऑफ दी O2 चाहिए तो ये सीधा ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल हो जाएंगे। इसके समान द्रव्यमान है, मैंने मान लिया m ग्राम ये भी है, m ग्राम ये भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई 28 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 m डिवाइड बाई 32। डिवाइड कर लो इसको, m बाई 28 डिवाइड बाई m बाई 32, 8�7, 8�7 आएगा तो प्रेशर ऑफ N2 टू प्रेशर ऑफ O2 जो आएगा वो 8�7 आ जाएगा। बोलो 8 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आई बात? ये बेसिकली डाल्टन लॉ से रिलेटेड मैंने 5 प्रॉब्लम आपको बताई। ठीक है, अब सुनना बात को, डाल्टन लॉ से रिलेटेड जब अपन बात कर चुके हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो, अगर कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो कि आर्द्र वायु है, तो आर्द्र वायु में एक्चुअल में जो है वो होती है वायु, होती है एयर, होती है प्लस जल भी होता है। तो आर्द्र वायु का अगर प्रेशर की बात करूंगा, P आर्द्र वायु की, मॉइस्चर गैस का प्रेशर की बात करूंगा तो P एयर, तो ये तो गैस है, तो इस P एयर के लिए PV इक्वल टू nRT लग सकता है, प्लस वाटर का जो होगा वो PH2 होगा। ये वाटर का जो प्रेशर होगा, वाटर का जो प्रेशर होगा उसे अपन बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जो है वो ओनली फॉर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर ओनली फॉर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये होगा, समझ में आ रही बात? ये डिपेंड ओनली फॉर टेम्परेचर के ऊपर ही करेगा, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अगर जैसे ये एक मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, अपन को ये दे रखा है कि आर्द्र गैस का जो दाब है, आर्द्र गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 atm है। अपन को बोलता है समान ताप पर, टेम्परेचर सेम है, समान ताप पर आयतन दुगुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो बोलता है P आर्द्र कितना होगा अब यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 0.2 atm है। ये दे रखा अपन को
ठीक है बात। अगर ये दे रखा है तो अब इसको कैसे अपन टैकल करने वाले हैं, समझना बात को। मेरे को ये मालूम है कि पी ह्यूमिड वायर जो होगी आर्द्र वायु, तो इसका जो होगा वो होगा पी एयर प्लस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, हाँ इसके लिए गैस लॉ सारे एप्लीकेबल है। अगर आपको मालूम है कि अगर मैंने वॉल्यूम डबल किया तो वॉल्यूम डबल करूंगा तो प्रेशर आधा हो जाएगा, प्रेशर आधा हो जाएगा, ये बात सही। अब सुने, स्टार्टिंग में आदर्श गैस का दाब, आर्द्र गैस का दाब 2 एटीएम है, तो स्टार्टिंग का मतलब एट स्टार्टिंग में बात करूं इनिशियल में पी आर्द्र, ये P1 की बात कर रहा हूं, इसको पी आर्द्र को P1 माना, तो ये होगा पी एयर प्लस वेपर प्रेशर। ये लो कितना दे रखा है 2, तो एयर का कितना हो गया कैलकुलेट कर लूंगा मैं ये, प्लस वेपर प्रेशर कितना है 0.2, तो पी एयर यहां से कितना आ गया 1.8 एटीएम। ये लो, ये गैस है रियलिटी में, ये रियलिटी में गैस है, गैस लो इनके लिए लगते हैं। अगर आप वॉल्यूम डबल करते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, कौन सा एयर का, किसका एयर का। तो मैंने वॉल्यूम 2 टाइम्स किया है, वॉल्यूम को बढ़ाया 2 गुना से, 2 गुना से बढ़ाया, तो इसका मतलब एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, कितने गुना से 2 गुना से कम हो जाएगा। तो अब नया पी एयर जो होगा वो 0.9 एटीएम हो जाएगा, बोलो 0.9 एटीएम हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पी आर्द्र जो होगा अब वो कितना होगा पी एयर 0.9 प्लस वेपर प्रेशर चेंज होना नहीं है, तो ये लो 1.1 एटीएम, क्या हो जाएगा 1.1 एटीएम। समझ में आई बात, बोलो ठीक है। आगे देखो और क्वेश्चंस देखते जाओ। जब भी किसी गैस को वाटर के ऊपर आप कलेक्ट करते हो, जब भी किसी गैस को आप वाटर के ऊपर अगर कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सी बात बताता हूं, जब भी किसी गैस को अगर आप वाटर के ऊपर कलेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में वो आर्द्र वायु होगी, वो गैस नहीं होगी, वो आर्द्र वायु होगी। तो आर्द्र वायु में उस एयर का भी प्रेशर होगा, गैस का भी प्रेशर होगा, प्लस वेपर प्रेशर भी काउंट होगा। तो अभी वाला जो कंसेप्ट बताया वो लगेगा, ठीक है बात। चलो और देखिए कुछ क्वेश्चंस, एक देखना रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ध्यान रखें, सापेक्षिक आर्द्रता का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता, इसका फॉर्मूला ध्यान रखें RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या फॉर्मूला होता है इसका, वायु में जल का आंशिक दाब, वायु में जल का आंशिक दाब मतलब वेपर प्रेशर हो गया एक तरीके से, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, अपॉन जल का आंशिक दाब, वायु में कितना है अपॉन जल का आंशिक दाब, ये रहेगा। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कैसे इनको टैकल करना है। जैसे सुनना बात को, अब क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आपको दे रखा है गर्मी में एक आर्द्र दिन गैसीय की वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पर मोल प्रवाह 0.0287 से अधिक है, कुल दाब जो है वो 0.977 एटीएम मानते हुए ये बताइए कि वायु में H2O वाष्प का आंशिक दाब क्या है, अपन से ये पूछा गया है, और शुष्क वायु का आंशिक दाब क्या है। देखो सुने बात को, अपन को ये दे रखा है कि वायु में जो है ना, मैं क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं, आर्द्र वायु में जल की मूल प्रवाह जो है ना, मूल प्रवाह बोलो मूल भिन्न बोलो, वो दे रखी है अपन को 0.0287, कुल दाब जो दे रखा है वो दे रखा है 0.977 एटीएम।
तो अपन से बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना होगा और P एयर कितना होगा, मतलब ड्राई एयर का, ये पूछा गया अपन को बेसिकली। तो मैं सिंपल सी बात ये बोलूं कि अगर मैंने वायु में जल की मूल प्रवाह बोली है, मतलब एज ए इसको क्या मानते हुए, गैस मानते हुए, तो इसका मतलब P ऑफ दी H2O जो होना चाहिए वो X ऑफ दी H2O इंटू P टोटल होगा। सही बात बोल रहा हूं? अगर ऐसा होता है तो ये 0.0287 है मल्टीप्लाई बाई 0.977 है, इसका मतलब ये जो प्रेशर आना चाहिए वो 0.028 ATM का आएगा। अपन को मालूम है आर्द्र वायु का जो टोटल प्रेशर होता है वो शुष्क वायु प्लस प्रेशर ऑफ H2O होता है। तो प्रेशर ऑफ एयर जो होगा शुष्क वायु का आर्द्र का कितना है, मतलब टोटल कितना है 0.977 माइनस 0.028, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा 9, 6 में से 2 गया 4, इतना ATM हो जाएगा, 0.949 ATM हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं? चले आगे। चलो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। ये इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको। एक प्रॉब्लम दे रखी है N2 एंड O2 के मिश्रण का औसत मोलर द्रव्यमान 29 है। औसत मोलर द्रव्यमान 29 है, ठीक है। अपन से पूछा है फर्स्ट मोल परसेंटेज ऑफ N2 बताओ, और सेकंड अपन से पूछा है कि मास परसेंटेज ऑफ N2 बताओ। मोल परसेंटेज और मास परसेंटेज ऑफ N2 बताओ, ये अपन से पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना बात को। ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाए, अपन ने जो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है ना, उसी का कंसेप्ट है। एवरेज एटॉमिक वेट पढ़ा है, एवरेज मोलर मास पढ़ा, उसी का कंसेप्ट है। यहां पे मोलर द्रव्यमान गैस का है तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मैंने सोचा N2 मोल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, X मोल है तो O2 जो होगा वो 100 माइनस X मोल हो जाएगा। टोटल मोल मैंने 100 मान ली, परसेंटेज की बात है इसलिए जो आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा सीधा। 29 आया तो इसका मतलब N2 का होता है 28 एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट सॉरी, इंटू X, 100 माइनस X इंटू 32 डिवाइड बाई 100, तो यहां से आप X कैलकुलेट करोगे तो 75 आएगा। इसका मतलब मोल परसेंटेज ऑफ N2 जो आएगा वो 75 आएगा। बस जो ये मोल परसेंटेज है वो 75 आ गया। अब एक बात सोचो, अपन को चाहिए मास परसेंटेज ऑफ N2, तो मास परसेंटेज ऑफ N2 कैसे आएगा? ये आएगा मास ऑफ N2 अपॉन टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ N2 अपॉन टोटल मास इंटू क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको अप्लाई करना है। तो अपन पहले टोटल मास को कैलकुलेट करें, तो जब मास परसेंटेज भी पूछेगा ना तो आपको मोल्स के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा, मोल के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। तो पहले मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। तो N2 का मास कितना हो गया? N2 का मास ऑफ N2 75 मोल है, मल्टीप्लाई बाई 28, ये हो जाएगा, है ना। और मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 32 इंटू कितना है? 25। दोनों मास कैलकुलेट कर लो। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा ऑफ N2? 75 इंटू 28 अपॉन टोटल मास 75 इंटू 28 प्लस 25 इंटू 32 इंटू 100। एक काम करो, यहां से 25 लीजिएगा कॉमन, तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 28, यहां हो गया 3 इंटू 28 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 100। यही बात हुई। 4 चाहो तो और कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 7 अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 100। ये ऊपर हो गया 2100 अपॉन ये हो गया 21 और 8 29, 29। अब आप इसका मोल परसेंटेज चेक कर ले। मास परसेंटेज 2100 बटा 29 आएगा। 2100 बटा 29 का मतलब ये हो गया 2100 बटा
29 का मतलब हो गया 72.4%, 72.4%, ये बात हो जाएगी। बोलो 72.4% बात हो जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट है क्या? तो अगर मास परसेंटेज और मोल परसेंटेज दोनों में डिफरेंस आएगा, जो अपन बोलते हैं ना परसेंटेज दे रखा होता है प्रकृति में परसेंटेज, वो मोल के अकॉर्डिंग होता है, ना कि मास के अकॉर्डिंग। ठीक है बात? बोलो, चले आगे, चलो और देखिए इस टाइप का ऑप्शन, एक और क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मेरे को ऐसा बोल दे CO एंड CO2 के मिश्रण का 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM दाब पर घनत्व 2 ग्राम पर लीटर है, तो मिश्रण में CO का मोल परसेंट ज्ञात करो। CO का क्या कैलकुलेट करना है? मोल परसेंटेज ज्ञात करो। ये अपन से पूछा गया। ठीक है, कर लेंगे अपन कैलकुलेट। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे करोगे। CO का मोल परसेंट कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे करोगे, बात समझना, बात समझना। देखो मेरे को डेंसिटी दे रखी है तो D इज इक्वल टू PM बाई RT होती। हाँ, यहां पे R मेंशन है कि 0.08 लीटर इंटू ATM पर मोल इंटू केल्विन है। क्यों, मैंने डेटा थोड़ा सा चेंज किया इसलिए R की वैल्यू आपको बोला यही लेनी है। ठीक है, अगर ये लेनी है तो ये 2 ग्राम पर लीटर होगा, प्रेशर 2 ATM है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, एवरेज होगा वो, ये 0.08 होगा। तो अपन को बोला है कि ये कितना रखना है, कितना रखना है टेम्परेचर 400। ये ग्राम पर लीटर में है तो इधर ये लीटर इंटू ATM वाली रखोगे वैल्यू, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है बात, तो यहां से M बराबर आएगा 32। ये तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आया ना, ये तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आया। अब CO का मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना है, आओ CO का मोल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। CO का मोल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे CO का मोल परसेंटेज कैलकुलेट, उसके बारे में बात करते हैं। CO का मोल परसेंटेज अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन ऐसा लिख रहे हैं, CO का मोल परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अपन ऐसा लिख रहे हैं कि 32 आया तो CO का होता है 28 इंटू एक्स, मान लिया मैंने। CO2 का 44 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, मैंने मान लिया x मोल है, उसके 100 माइनस एक्स है तो मोल परसेंटेज आ जाएगा। यहां से x को सॉल्व कर लो 75% आ जाएगा, x को सॉल्व कर लो सीधा 75% आ जाएगा। बोलो कितने क्वेश्चन हो गए? 9। एक और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन भी 10 हो जाए पूरे। ठीक है, और अपना काम भी हो जाए। देखो देखना, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10। ये अगर आपको दे रखा है, ये अगर आपको इस टाइप से दे दे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर NO2 एंड N2O4 के मिश्रण का वाष्प घनत्व दे दिया, इस बार मिश्रण का वाष्प घनत्व 38.3 है, तो 100 ग्राम मिक्सचर में, 100 ग्राम मिश्रण में NO2 के मोलों की संख्या ज्ञात करो। इन क्वेश्चन का लेवल बहुत थोड़ा ज्यादा रहता है, अपन को सोच के बताना पड़ेगा हाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पर NO2 एंड N2O4 के मिश्रण का वाष्प घनत्व 38.3 है, तो 100 ग्राम मिश्रण में NO2 के मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सुनना बात को सिंपल सा, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि मिश्रण का वाष्प घनत्व ये है ना, तो एक काम करो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट लेके आओ। तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी,
तो ये हो जाएगा 76.6, यही बात होगी, 76.6 आ गया। ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा। एक तो बात ये होगी। सेकेंड नंबर, आप एक काम करो, 100 ग्राम मिक्सचर लो तो मोल कैलकुलेट कर लो। 100 ग्राम अगर आप लेके आते हो कि भाई 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, टोटल मोल कितने हो जाएंगे, एन टोटल 100 ग्राम का मिक्सचर डिवाइड बाई 76.6, ये लो, ये मोल आ गया। आगे मोल, अब अपन को चाहिए कि हाँ ये टोटल मोल आ गया, तो NO2 और N2O4 के मोलों की संख्या क्या होगी। तो मैंने कहा कि ये टोटल मोल है, तो मैंने एक के मोल मान लिए X और दूसरे के मोल कंसीडर कर लूंगा, दूसरे के मोल कंसीडर कर लूंगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, 100/76.6 को, तो ये 1.30 आएगा या 1.3 मोल आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.3 मोल आ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि NO2 के मोल जो है वो X है, तो इसके मोल कितने होंगे, 1.3 माइनस X की वैल्यू लिया, वही अपना आंसर। टोटल मोल ये है, उनका मोल दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू NO2 का कितना 46 इंटू एक्स प्लस 92 इंटू 1.3 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना मोल 1.3, तो 76.6 इंटू 1.3, 46x प्लस 92 इंटू 1.3 माइनस 92x, तो 46x इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 92 इंटू 1.3 माइनस 76.6 इंटू 1.3, 1.3 ले लो कॉमन, 15.4 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 46x, x इज इक्वल टू जो भी आएगा इसे आप सोल्व करें। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये आएगा 0.43, ये आएगा x बराबर 0.43, ये लीजिए, ये हो गए। सिंपल सा तरीका अपनाया मैंने। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जो कंसेप्ट बता रखा है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज एटॉमिक मास, उसी कंसेप्ट को मैं बार बार यूज ले रहा हूं। बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूं, कोई इधर उधर से उलझा नहीं रहा हूं। मैंने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया, टोटल मोल कैलकुलेट कर लिया मिक्सचर में, और मैंने मान लिया इसका x मोल है तो इसका 1.3 माइनस x हो जाएगा, तो 76.6 कैसा आएगा उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। डाउट किसी को? नहीं? चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, आते हैं डिफ्यूजन पे आते हैं। चलो डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है वगैरह सब कुछ। डिफ्यूजन या फिर विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन या फिर विसरण। ठीक है, बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। एक बात सुनना, मैंने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की बात की तो 12 कल वाले लेक्चर में बात की थी, 10 प्रॉब्लम आज कर ली। मेरे को ये लगता है कल वाले लेक्चर में जो है वो मैंने मॉड्यूल से प्रॉब्लम करवाई थी, तो वो सीक्वेंस, वो क्राइटेरिया नहीं बैठ पाया था जो क्वेश्चन का अपन को बनना चाहिए, है ना। तो मैं गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, 10 क्वेश्चन, जिससे आपको ये लगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चन कराया वो भी सफिशिएंट, ऐसी कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर के ही तो कराए थे अपन ने। ठीक है, डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर के लॉ में जितने क्वेश्चन बनने चाहिए थे अच्छे अच्छे सारे मैंने करवा दिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। डिफ्यूजन में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे उनकी कोई बात नहीं करेंगे, जो करवाऊंगा वो फाइनल है।
ठीक है, आगे केटीजी में भी जो क्वेश्चन बनेंगे अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन करवा देंगे। तो अपन को एक क्वेश्चंस का जो पंच चाहिए अब यहाँ पे, वो स्टेट ऑफ मैटर में गैस लॉस से रिलेटेड ही तो चाहिए। ठीक है, गैस लॉस से रिलेटेड बात कर लेंगे अपन। ठीक है, उसके अलावा जो बचेगा वो अपन एक वो बचे गैस लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन वो मैं करवा दूंगा। तो आपका पूरा चैप्टर जो होगा अभी तक अपन जो न्यूमेरिकल की फ्रीक्वेंसी में करते हुए आए वो सारा अपना मैच हो जाएगा, है ना। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं गैस लॉस से रिलेटेड अपन को क्वेश्चन या तो बहुत सिंपल हो गए या फिर अपन को वेराइटी देखने को नहीं मिली, तो वेराइटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे, चलो डिफ्यूजन क्या होता है पहले वो बात करते हैं। अपन ने पहले भी बात की थी, गैस जो होती है, गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाने की ट्राई करता है। अगर दूसरे मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाने की ट्राई करता है तो उस कंडीशन में गैस की ये टेंडेंसी होती है कि उसके पास जितना स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है, उसको ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो किसी गैस के अणु द्वारा जितना उपस्थित आयतन है, जितना अवेलेबल स्पेस है, उसको ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी, ऑक्यूपाई करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगरबत्ती का धुआं होता है वो पूरे घर के अंदर फैल जाता है, क्यों, जितना स्पेस अवेलेबल था उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अगर अगरबत्ती का धुआं फैलना जो होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। घर में अगर कभी पराठे बनाए गए हो और अगर सपोज करो कि उस कंडीशन में किचन की अगर विंडो है वो अगर बंद है, तो उस कंडीशन में धुआं जो निकलेगा वो पूरे के पूरे रूम के अंदर, पूरे के पूरे घर के अंदर फैल जाएगा, जहां कहीं पे भी उसे जगह मिलेगी वहां फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस है उसको गैस क्या करने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है। उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक बात हो जाएगी, डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन क्या होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो किसी गैस द्वारा उपस्थित अधिकतम आयतन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं। किसी गैस द्वारा उपस्थित अधिकतम आयतन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। किसी गैस द्वारा उपस्थित अधिकतम आयतन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। एक वर्ड आता है निसरण, एक वर्ड आएगा सेकंड नंबर, निसरण, इफ्यूजन। ये क्या होता है, मैं बोल रहा हूं यही होता है, जो डिफ्यूजन है वो इफ्यूजन है। बट अगर डिफ्यूजन एक स्मॉल होल के थ्रू होता है, एक छोटे से होल के थ्रू होता है, तो उसे अपन बोलते हैं इफ्यूजन। अगर जैसे सपोज करो आपके घर में अगरबत्ती का धुआं हो रखा है, आपने गेट पे अगर एक छोटा सा छेद कर दिया तो उस छेद के थ्रू क्या होगा, धुआं बाहर जाएगा। इस छेद के थ्रू जब धुआं बाहर जाता है तो इसे बोलते हैं इफ्यूजन, होल के थ्रू जाता। तो मैं एक एग्जांपल की बात बोलूं तो अगर किसी ट्यूब में से अगर गैस लीक होती है या जब ट्यूब पंचर होता है तो उस समय जब गैस बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं अपन इफ्यूजन, वो एक स्मॉल होल के थ्रू होता है। तो ऐसा बोल दूं, किसी सूक्ष्म छिद्र द्वारा स्मॉल होल के द्वारा किसी सूक्ष्म छिद्र द्वारा गैस के विसरित होने को, किसी सूक्ष्म छिद्र द्वारा गैस के विसरित होने को निसरण कहते हैं। किसी सूक्ष्म छिद्र द्वारा गैस के विसरित होने को, किसी सूक्ष्म छिद्र द्वारा गैस के विसरित होने को निसरण कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। तो बेसिकली डिफ्यूजन और इफ्यूजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है,
जितना मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल होता है उसको ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी को अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बस बेसिक डिफरेंस वाला पॉइंट ये है, इफ्यूजन एक स्मॉल होल के थ्रू होता है, जबकि डिफ्यूजन जो है जितना स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होती है। ओके, चले आगे। चलो अब अपन बात करते हैं विसरण की दर क्या होती है। विसरण की दर क्या होती है? विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन, दो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। दर का मतलब होता है पर यूनिट, मतलब डिवाइड में कुछ न कुछ तो आएगा। तो दर है, यहां पे रेट है, तो अपन को मालूम है रेट के लिए जो आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर डी जो बोला जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो आएगा प्रति इकाई समय, तो बटा तो समय आएगा ही आएगा। ठीक है। अब जैसे गैस है, अगर कोई गैस है तो दो तरीके से हो सकता है, दो तीन तरीके से। ये हो सकता है कि गैस चल रही है तो यहां से लेके यहां तक पहुंच गई, तो गैस द्वारा तय की गई दूरी बटा लगा समय, तो गैस द्वारा तय की गई दूरी हो सकती है, गैस द्वारा तय दूरी हो सकती है। अगर गैस चल ही रही है, एक रूम में ही चल रही है तब, ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो हो सकता है वो ये हो सकता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, अगर किसी कोई गैस जो है इफ्यूज हो रही है एक स्मॉल होल के थ्रू, तो उसका कुछ मोल बाहर जा रहा है या वॉल्यूम बाहर जा रहा है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि आर डी बराबर विसरित या निश्रित होने वाला आयतन, विसरित होने वाला आयतन बटा समय, विसरित होने वाला आयतन बटा समय। या फिर थर्ड नंबर जो आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, वो ये होगा कि विसरित होने वाले मोलों की संख्या, होने वाले मोलों की संख्या डिवाइड बाय टाइम। ये बेसिकली तीन फॉर्मूले रहेंगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो x बाई टी होगा, या वॉल्यूम v बाई टी होगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टी होगा। ये लो, ये बेसिक फॉर्मूले आ गए। अब यूज कौन सा करना है? यूज वो करना है जो डेटा दे रखा है। अगर मोल दे रखे तो मोल वाला यूज कर लेना, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम वाला कर लेना, और गैस चल रही है, मूवमेंट कर रही है, तो कौन सा ले लोगे? तय दूरी बटा समय वाला। ठीक बात। चलो फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करनी है अपन को, तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स अगर बात करें अपन, ग्राम के विसरण नियम के अनुसार यह क्या बोलता है कि किसी भी गैस के विसरण की जो दर होती है R, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के, ये होती है। इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? कम होगी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? कम होगी। तो अपन RD1 बाई RD2 की बात करें तो हो जाएगा अंडर रूट M2 बाई M1। बोलो, ये हो जाएगा RD1 बाई RD2 जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ दी M2 बाई M1 आ जाएगा। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। दो एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता जा रहा हूं आपको, ठीक है? अपन सारे यहीं पे बात करेंगे, पूरे इसी बोर्ड वाले पे पूरा का पूरा। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो सिस्टमेटिक करके ऐसा लिख देता हूं, अपन को यहां पे स्पेस मिल जाए, अपन को इधर स्पेस मिल जाए। इसलिए सेकंड फॉर्मूला आपने लिखा था RD बराबर विसरित होने वाला आयतन, विसरित आयतन बटा समय, और थर्ड जो है वो ये है RD बराबर विसरित होने वाले मोल बटा समय।
विसरित मोल बटा समय। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो 5th नंबर पॉइंट पे बात करते हैं विसरण की दर पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट, प्रभाव। एक बात बताओ सिंपल सी, अगर तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस तेज दौड़ेगा तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो x/t की वैल्यू बढ़ेगी तो rd बढ़ेगा, इसका मतलब बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी, ये लो। सेकंड नंबर प्रेशर का इफेक्ट, कोई गैस ठीक है अपने नॉर्मल चाल से चल रही है, प्रेशर का मतलब क्या, धक्का लगाना, आपने जाके पीछे से धक्का लगा दिया, जैसे ही पीछे से धक्का लगेगा तो वो एकदम गैस का मॉलिक्यूल ऐसे आगे जाएगा, इसका मतलब कम टाइम में वापस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ाते हो तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होती है, प्रेशर बढ़ाने पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होती है। कोई डाउट बोलो, नहीं? तो अब सुनना बात कुछ से, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। तो ओवरऑल बात ये हो गई, अगर कंबाइन इफेक्ट देखता हूं RD1/RD2, तो सुनना बात को, ये आएगा P1/P2, ठीक है, स्क्वायर रूट में M2/M1 इंटू टेम्परेचर T1/T2, ये स्क्वायर रूट में ही आएगा टेम्परेचर का इफेक्ट, स्क्वायर रूट में ही आएगा, ये कंबाइन इफेक्ट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है तब ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो वाला पॉइंट हटा देना। अब मैं बात करता हूं दो केस लेके, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए दो अलग अलग केस लेता हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में RD1/RD2 जो आएगा वो ये आएगा P1/P2 स्क्वायर रूट ऑफ द M2/M1। सही बात है, जब प्रेशर दे रखा है तब तक तो ये ठीक है। अब आपको मालूम है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के। अगर नंबर ऑफ मोल्स के हुआ तो इसका मतलब ये N1/N2 क्या आएगा? RD1/RD2 की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसा आएगा, नंबर ऑफ मोल को अगर अपन लिखे तो मास W1 अपॉन W2, ठीक है, ये बन जाएगा M2/M1 की पावर 3/2। क्या बन जाएगा? 3/2, ये बनने वाला है, ये बन जाएगा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एक और पॉइंट की बात रह गई थी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी। अगर जो होल बना रखा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं अगर लास्ट पॉइंट की बात बोलूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का इफेक्ट क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो वो ऐसा हो सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन RD1/RD2 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A1/A2 स्क्वायर रूट M2/M1। ये फॉर्मूला तभी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, उसी कंडीशन में लगेगा A1 एंड A2 छिद्र का क्षेत्रफल है, बेलनाकार मतलब सर्किल मानोगे तो πr² हो जाएगा। ये बेसिकली अपने काम आने वाला है, ये बेसिकली अपने काम आएगा किसके अंदर? डिफ्यूजन के अंदर। जितने भी फॉर्मूले जो कुछ आना है मैंने सब कुछ यहां पे समझा दिया। तो बेसिकली डिफ्यूजन होता क्या है, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, डिफ्यूजन जो है वो किसी भी गैस द्वारा उपस्थित अधिकतम आयतन को घेरने की क्षमता जो होती है उसी को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन।
इफ्यूजन क्या होता है? अगर डिफ्यूजन एक स्मॉल होल के थ्रू होता है तो उसे इफ्यूजन बोलते हैं। ये थर्ड नंबर। विसरण की दर क्या होती है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर गैस जो है कितना टाइम चलती है, डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई द गैस डिवाइड बाई टाइम, ये लो। या फिर कितना आयतन बाहर निकला, विसरित हुआ है, डिवाइड बाई टाइम। या फिर विसरित मोल बटा समय, ये लो। रेट ऑफ डिफ्यूजन x बाई टी, v बाई टी या n बाई टी के बराबर आएगा। तो ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार जो गैस जितनी भारी होगी या जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी या फिर स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। तो Rd1 बाई Rd2 जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ द M2 बाई M1। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। Rd1 बाई Rd2 आ जाएगा P1 बाई P2 स्क्वायर रूट ऑफ दी M2 बाई M1 मल्टीप्लाई बाई T1 बाई T2, ये होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो ये हट जाएगा, P1 बाई P2 हो जाएगा। प्रेशर नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता तो मैंने ये लिख दिया, ये लिखूंगा तो W1 बाई W2 आएगा, इधर आएगा M1 ऊपर आएगा M2, तो M1 M2 तो आगे और पावर 1 है, इधर पावर हाफ है तो हो जाएगी 3/2। और क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या इफेक्ट होता है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलो अब अपन इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड बात करते हैं। आओ न्यूमेरिकल की बात करते हैं अब इससे रिलेटेड। बिल्कुल सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल लेते हुए चलो देखो, सुनना बात को। अगर अपन एक सिंपल सी बात बोलूं मैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मैं ऐसा बोलूं, हीलियम एंड CH4 के विसरण की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पूछा है अपन से, विसरण की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। H2 और CH4 के विसरण की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, देखना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम, ये होना चाहिए। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16, इसका 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब रेट ऑफ हीलियम जो आएगा वो 2 टाइम्स रेट ऑफ CH4 आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या, और कैसे क्वेश्चन बनेगा? सेकंड नंबर, यदि हीलियम के विसरण की दर SOX की तुलना में 4 गुना है तो X का मान ज्ञात करो। अगर आपको मालूम है तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के भी काम आता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के काम आता है तो देखो, जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट होगा, जिससे अपन X की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अपन ने जब मूल कंसेप्ट और रेडॉक्स वाले पार्ट में किया था तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के मेथड की बात ज्यादा नहीं की थी, तो उसमें ये भी आता है। अगर ये आता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अपन को मालूम है कि रेट ऑफ हीलियम टू रेट ऑफ SOX जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SOX अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। तो हीलियम की रेट जो है वो 4 गुना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SOX m मान लो, इसका 4 मान लो, स्क्वायर कर दो 16 m/4, तो m बराबर कितना हो जाएगा 64। m बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बोलो, ये सिंपल से 2 प्रॉब्लम हुई।
चले आगे बात करें और बात करते हैं। अभी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर ही अपन बात करेंगे, अभी तो अपन रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर ही बात करेंगे। जैसे और देखो क्वेश्चन नंबर 3, अपन को ये दे दिया कि H2 गैस का x ml 5 सेकंड में डिफ्यूज होता है, ठीक है। तो समान परिस्थितियों में, इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा, समान परिस्थितियों में निम्नांकित गैसों के समान आयतन निसरण में लगा समय होगा, ठीक है। हीलियम दे रखा है 10 सेकेंड, सेकेंड नंबर O2 दे रखा है 20 सेकेंड, ठीक है। थर्ड दे रखा है अपन को CO दे रखा है 25 सेकेंड और D दे रखा है CO2 55 सेकेंड, ठीक है। ये बेसिक 3 क्वेश्चंस है। फिर बाकी जो क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन से रिलेटेड, और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह की अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंप्लीट। और फिर एक लास्ट लेक्चर बचेगा जिसमें अपन रेट ऑफ मतलब रियल गैस की बात करेंगे, वास्तविक गैस की, ठीक है। चलो आओ, अपन को ये बोला है कि निम्नांकित गैसों के समान आयतन के मिश्रण में लगा समय होगा। मेरे को बोला वॉल्यूम सेम रखना है, तो आप बेसिक सोचे कि जैसे सबसे पहले अगर आप हीलियम का कंपेयर करना है तो इसका मतलब इस गैसों का भी 5-5 ml आपको क्या करवाना है, डिफ्यूज करवाना है। तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी R डिफ्यूजन वो आएगी x/5, ये लो, ठीक है। तो ये x/5 आएगा। तो जैसे आपने हीलियम के कंपैरेटिव में आपको लगता है कि हीलियम का 5 ml आपको डिफ्यूज करवाना तो कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक किया तो इसका लगा x/5, तो उसका x बाई लगेगा t इज इक्वल टू हीलियम का मोलिकुलर वेट 4/2, तो t/5 इज इक्वल टू रूट ऑफ द 2, मतलब t इज इक्वल टू 5√2। 5√2 10 तो नहीं होता है, तो ये तो नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन t/5 ही आने वाला है, इज इक्वल टू यहां पे ऑक्सीजन का कितना हो गया 32/2, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 × 5 20, तो O2 का 20 सेकेंड, सही है, O2 का 20 सेकेंड लगेगा, सही बात है। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन को चेक करने की अपन उनको जरूरत नहीं है, बेसिकली बात ओके है, ठीक है। यहां तक करें, अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।